नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों में होने वाली विकलांगता और होने वाली जो मौतें हैं उनमें से प्रमुख कारणों में से एक स्ट्रोक है। मैं आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जा रहा है और ये हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी कमी से ये समस्या तब आती है जब मस्तिष्क में होने वाली जो खून की आपूर्ति है वो बंद हो जाती है, किसी कारण अवरुद्ध हो जाती है, जिससे जो मस्तिष्क की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, वो मरने लगती है। धीरे धीरे जो इंसान है वो भी उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसी विषय पर आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सुषमा शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो स्ट्रोक है, ये जो बीमारी है, आखिर क्या है और किस तरीके से आज के वक्त में ये जो लोगों के अंदर फैल रही है। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। आज आप हमारे चैनल के साथ जुड़ी हैं, तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको बताएं कि आखिर ये बीमारी है क्या। Thank you, Krishna, and thank you for inviting me for this pioneer interview. And as you said, जैसे आपने बोला कि आज 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल। स्ट्रोक अगर साधारण भाषा में हम कहें तो स्ट्रोक का मतलब है ब्रेन अटैक। जैसे हार्ट अटैक होता है, अगर हार्ट को जाने वाली ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाए तो हम उसे हार्ट अटैक कहते हैं। वैसे ही अगर ब्रेन को जाने वाली ब्लड सप्लाई में अचानक रुकावट आ जाए तो उससे होने वाली बीमारी को हम स्ट्रोक कहते हैं। ये रुकावट दो तरह से आ सकती है, या तो ब्रेन को जाने वाली ब्लड वेसल फट सकती है, रप्चर हो सकती है जिससे ब्रेन हेमोरेज हो जाता है, या फिर ब्रेन को जाने वाली ब्लड वेसल में क्लॉट आ सकता है जिसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक, क्लॉटिंग वाली स्ट्रोक जो होती है वो हो जाती है। दोनों ही में ब्रेन की ब्लड वेसल में रुकावट आती है, जिसके चलते ब्रेन के जिस हिस्से को वो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही होती है उस हिस्से के जो न्यूरॉन्स यानी कि जो कोशिकाएं उस हिस्से के होती हैं, ब्रेन सेल्स उस हिस्से के होते हैं, वो मरने लगते हैं, दे स्टार्ट टू डाई। और प्रति मिनट मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स दे कीप डाइंग एवरी मिनट आफ्टर अ स्ट्रोक। और फिर जिस हिस्से के न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, जिस हिस्से के न्यूरॉन्स ख़राब हो गए, वो हिस्सा ब्रेन का बॉडी के किस फंक्शन को कंट्रोल करता है उसके अनुसार शरीर पे असर आता है। जैसे कि मान लीजिए कि ब्रेन का राइट साइड का वो हिस्सा डैमेज हो गया जो बॉडी की लेफ़्ट साइड की मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, तो बॉडी में लेफ़्ट साइड का लकवा आ सकता है। तो ये आपको शायद काफ़ी दर्शकों को पता भी होगा, और मैं फिर भी बता देना चाहूँगी जिनको नहीं पता उनके लिए कि आमतौर पे ब्रेन की जो राइट साइड होती है वो बॉडी की लेफ़्ट साइड को ग्रॉसली कंट्रोल करती है और ब्रेन की लेफ़्ट बॉडी की राइट को कंट्रोल करती है। तो जिस हिस्से में प्रॉब्लम हुई है वो हिस्सा बॉडी के किस पार्ट को कंट्रोल कर रहा है उसके आधार पर स्ट्रोक के लक्षण आते हैं। तो ये स्ट्रोक की बीमारी है। तो लक्षण जो जैसे कि आपने बताया कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि जो इंसान है वो उसके बारे में थोड़ा उसकी पहचान कर सके और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सके। स्ट्रोक कई तरह के लक्षणों से प्रेजेंट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है। बहुत कॉमन जो लक्षण है वो है एक साइड पे वीकनेस आना, जैसे कि एक बाजू या एक टांग या एक बाजू टांग दोनों, या एक साइड चेहरे पे वीकनेस आना, या फिर स्पीच में अचानक एब्नॉर्मलिटी आना यानी बातचीत अचानक तुतला जाना, या फिर आर्म में वीकनेस, स्पीच, फेस का टेढ़ापन अचानक आ जाना, या फिर विजन में डबल विजन होना या एक साइड की विजन का ख़राब हो जाना, मेमोरी में अचानक मेमोरी का लॉस हो जाना, अचानक इस तरह की सर की दर्द होना जो ज़िंदगी में पहले कभी ना हुई हो, इतना तेज़ सर का दर्द, वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। अचानक बैलेंस का बिगड़ जाना, अचानक ज़ोर से चक्कर आना, अचानक उल्टियाँ आना शुरू होना, चक्कर उल्टी, ये भी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। इतने लक्षणों को याद रखना शायद एक आम इंसान के लिए उतना ईजी नहीं है, इसलिए जो चीज़ कॉमन पब्लिक को पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बड़ा आसान तरीका है स्ट्रोक को रिमेंबर करने का, कि स्ट्रोक को पहचान सकने का, जिसे हम कहते हैं फास्ट निमोनिक। तो स्ट्रोक में यू शुड नो फास्ट एंड यू शुड एक्ट फास्ट। सो व्हाट डज नो फास्ट मीन? नो फास्ट का मतलब है FA, फास्ट में 4 शब्द होते हैं, 4 लेटर्स होते हैं, FASNT। सो F फॉर फेस, A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच एंड T फॉर टाइम। अगर आपको या आपके सामने किसी को अचानक इन तीनों में से एक भी लक्षण हो, क्या 3 चीज़ें?
F फॉर फेस, फेस अचानक टेढ़ा हो जाए। A फॉर आर्म, अचानक एक बाजू में वीकनेस आ जाए या एक बाजू एक टांग में वीकनेस आ जाए। S फॉर स्पीच, अचानक जबान तुतला जाए। इन तीनों में से कोई भी लक्षण आपके सामने किसी को हो तो समझें कि ये स्ट्रोक हो सकता है, और तुरंत, जो लास्ट वर्ड है वो है T फॉर टाइम, तुरंत विदाउट वेस्टिंग टाइम उस पेशेंट को किसी बिल्कुल जो सबसे नज़दीकी जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाएं। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या है, सब लोगों को, कॉमन पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि उनके एरिया में सबसे नज़दीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हॉस्पिटल स्ट्रोक रेडी नहीं होता। जैसे कि अगर आप छोटे डिस्पेंसरीज की बात करें या छोटे क्लिनिक्स की बात करें तो वो स्ट्रोक रेडी नहीं होते। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हम उसको कहते हैं जिसमें कम से कम मिनिमम एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और अगर MRI, MR एंजियो, कैथ लैब और क्रिटिकल केयर की फैसिलिटी भी है तो और भी अच्छा है। जिस हॉस्पिटल में थ्रोम्बोलिसिस की फैसिलिटी, स्ट्रोक में एक ट्रीटमेंट होती है जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, जहां थ्रोम्बोलिसिस की फैसिलिटी, क्लॉट बस्टिंग ट्रीटमेंट, थ्रोम्बोलिसिस मतलब क्लॉट बस्टिंग ट्रीटमेंट, जिस हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है उसे हम स्ट्रोक, जैसे हमारा हॉस्पिटल मेट्रो हॉस्पिटल इज़ अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। तो कॉमन पब्लिक को पता होना चाहिए कि हमारा नज़दीकी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कौन सा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से जल्दी उस हॉस्पिटल में पहुंचना है। अगर आपको FAS, फेस आर्म स्पीच में अचानक प्रॉब्लम लगे तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सबको पता होना चाहिए। जी मैम, अक्सर ऐसा होता है लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है, वो इलाज भी करवाते हैं लेकिन बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं, या फिर कहीं की लाइफ टाइम के लिए वो उनमें वो स्टेबिलिटी नहीं आती है जैसे वो पहले रहते हैं, वो नहीं हो पाता है। तो कोई क्या कमियां उनमें रह जाती है, क्या फिर उनका जो इलाज होता है वो गलत होता है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि विदाउट टाइम वेस्ट किए आप किसी भी हॉस्पिटल जिसमें इसका इलाज किया जाता है, लेकिन वो लोग नहीं हो पाते, फिर वो इसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने भी देखे हैं ऐसे। मैं आपकी बात पूरी समझ रही हूँ। देखिए, स्ट्रोक, इसमें कोई शक नहीं है कि स्ट्रोक एक क्रिपलिंग डिजीज़ है। स्ट्रोक से क्या क्या हो सकता है? स्ट्रोक से लकवा हो सकता है। स्ट्रोक काफ़ी हद तक पेशेंट को विकलांग कर सकती है, और कई बार स्ट्रोक से डेथ भी हो सकती है। लेकिन हताशा की बात नहीं है, स्ट्रोक की ट्रीटमेंट लगातार इवॉल्व हो रही है। 1995 से लेके आज 2021 हो गया है। इस लास्ट कुछ डेकेड्स में स्ट्रोक की ट्रीटमेंट में काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। आज हमारे पास पहले से बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। नाउ वी आर एबल टू ऑफर अ क्वालिटी लाइफ, अ गुड ट्रीटमेंट, a quality life due to good treatment. We are able to offer this in much more numbers of patients than before. तो अब हम स्ट्रोक की मैक्सिमम पेशेंट्स को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाते हैं जो पहले संभव नहीं था। तो ये नई नई ट्रीटमेंट्स क्या हैं? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस या क्लॉट बस्टिंग ट्रीटमेंट, यानी जो क्लॉट बना है, जैसे क्लॉट बन जाता है उसके बाद प्रति मिनट मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स लूज होने लगते हैं। अगर पहले घंटे के अंदर अंदर क्लॉट बस्टिंग ड्रग मिल जाए तो इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, इसको रिवर्स किया जा सकता है, एक्चुअली रिवर्स किया जा सकता है। क्लॉट बस्टिंग ड्रग जो है वो 4.5 घंटे तक ही दिया जा सकता है, उसके बाद नहीं दिया जा सकता। स्ट्रोक होने के 4.5 घंटे के अंदर अंदर ही, उसमें भी अगर ये पहले घंटे में मिल जाता है तो रिकवरी रेट सबसे अच्छा होता है, दूसरे में मिलता है तो उससे कुछ कम, तीसरे में मिलता है तो उससे कुछ कम। इस तरह से टाइम डिपेंडेंट आउटकम स्ट्रोक में होता है। एक और ट्रीटमेंट इसमें होती है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। अगर क्लॉट बस्टिंग तो एक दवा देके हम क्लॉट घोलते हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी में हम ब्लड वेसल के अंदर जाके मैकेनिकली क्लॉट को बाहर खींच लेते हैं। क्लॉट मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की ट्रीटमेंट भी सिर्फ स्ट्रोक के पहले 6 घंटे के अंदर ही की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती। तो ये लिमिटेशन है कि सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से अक्सर पेशेंट टाइम से स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते, और उनको इस तरह की ट्रीटमेंट का लाभ जो है, जो एलिजिबल पेशेंट्स होते हैं उनको भी नहीं मिल पाता। उसके चलते कई बार एडवर्स आउटकम्स हम देखते हैं। इसके अलावा भी लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि स्ट्रोक की रिकवरी कुड बी अ स्लो प्रोसेस, और कई हफ्तों का और कई महीनों का टाइम देना पड़ सकता है। सिर्फ जो क्लॉट बस्टिंग दवाई या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी ही सब कुछ नहीं है स्ट्रोक में। इसके अलावा एक मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट होती है जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो इंटरवेंशनलिस्ट, गुड क्रिटिकल केयर, अच्छा ICU होना, अच्छी क्रिटिकल केयर मिलना, और बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद भी
अच्छी फिजियोथेरेपी, अच्छी रिहैबिलिटेशन, टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से चेकअप और पेशेंस रखना और हिम्मत ना हारना, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं स्ट्रोक के कुछ पेशेंट होते हैं जो जब एडमिट होते हैं तो मान लीजिए एक साइड का लकवा है, डिस्चार्ज तक थोड़ी सी ही इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन 5-6 महीने के अंदर अंदर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो किसी भी स्टेज पे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैम, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं होते, जब उनमें समस्या आती है तो वो डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल जाने की बजाय कुछ ऐसी जगहों पर चले जाते हैं कि जैसे कि हम यूँ कहें कि देसी दवाइयों की तरफ ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि शायद उनको इस बारे में नॉलेज ना हो। तो क्या ऐसे लोगों का उधर जाना ठीक है, या क्या उनको पहले हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है? तो इसके बारे में भी ज़रा लोगों को बताएं, क्योंकि ये जो समस्या है हम यूँ कहें कि आम हो चली है, हर व्यक्ति इसके बारे में लोग जानना भी चाहेंगे कि क्या किस तरीके से इस चीज़ को करें। थैंक यू कृष्णा, ये क्वेश्चन पूछने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक मैं काफ़ी सारी मिथ्स को यहाँ बस्ट करना चाहूँगी। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि देखो, सबसे पहले तो हर स्ट्रोक एक जैसी नहीं होती। स्ट्रोक में भी कई लेवल्स होते हैं, जैसे माइल्ड स्ट्रोक होती है, मिनिमल स्ट्रोक होती है, मॉडरेट स्ट्रोक होती है, सिवियर स्ट्रोक होती है। जो माइल्ड और मिनिमल स्ट्रोक वाले होते हैं, जिनको बहुत थोड़ा सा डैमेज हुआ होता है, उसमें टाइम के साथ साथ रिकवरी, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रोक में सिर्फ मेडिसिन ही सब कुछ नहीं है, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो उसमें टाइम के साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और कई पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब फलाने देसी दवाई वाले हैं जिनका 100% रिकॉर्ड है। तो देखिए, 100% रिकॉर्ड तो किसी डॉक्टर का भी नहीं है, तो ये संभव ही नहीं है कि किसी देसी दवाई वाले का ऐसा हो। तो इस तरह की ये मिथ होती है। इसका एक कारण मैंने ये भी देखा है कि एक कंडीशन होती है जिसे हम बेल्स पॉल्सी कहते हैं, जिसमें कि उसमें भी चेहरा टेढ़ा होता है। तो बेल्स पॉल्सी एक कंडीशन होती है जिसमें चेहरा टेढ़ा होता है। एक न्यूरोलॉजिस्ट आपको आसानी से बता सकता है कि ये बेल्स पॉल्सी है और ये ब्रेन स्ट्रोक है, लेकिन आम लोग बेल्स पॉल्सी को भी लकवा ही कहते हैं, स्ट्रोक ही समझते हैं। बेल्स पॉल्सी का रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 95% से भी ज़्यादा है। तो बेल्स पॉल्सी वाले पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जिनका देसी वालों का ये 100% रिकॉर्ड बताते हैं, वो बेल्स पॉल्सी के पेशेंट्स को ठीक करके उसको एज स्ट्रोक ट्रीटमेंट अपना एक मैं कहूँगी कि इग्नोरेंस में या कैसे भी उसको ये प्रमोट करते हैं कि ये स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हो गया, जबकि वो स्ट्रोक होता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसको स्ट्रोक में नहीं गिनते हैं हम। और सेकेंडली, जो बहुत माइल्ड स्ट्रोक होती है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगी, जो बहुत माइल्ड स्ट्रोक होती है वो बगैर दवाइयों के भी ठीक हो सकती है। ये सच है, ये झूठ नहीं है। परंतु स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में सिर्फ जो हुआ है उसका ट्रीटमेंट करना ही शामिल नहीं है, आगे दूसरी स्ट्रोक को बचाना भी उसमें शामिल है। जैसे अगर किसी को माइनर हार्ट अटैक होता है तो उसको आगे जाके मेजर हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो जब माइनर हार्ट अटैक होता है तभी आप उस चीज़ का समाधान करते हैं कि आगे जाके मेजर ना हो। इसी तरह से जिसको माइनर स्ट्रोक होती है उसको अभी से हमें ये ट्रीटमेंट देनी पड़ती है कि आगे जाके प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, कि आगे जाके मेजर स्ट्रोक दोबारा ज़िंदगी में ना हो। जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और देसी दवाइयाँ लेके 2-4 महीने के अंदर जब स्ट्रोक खुद ही ठीक हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं, तो आपका वो फ्यूचर स्ट्रोक का खतरा कम नहीं होता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ट्रीटमेंट क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट से ही करवाएं। मैं बिल्कुल भी इसमें सलाह नहीं दे सकती आपको ट्रेडिशनल या नेटिव मेडिसिन यूज़ करने की। मैम, हाई बीपी की समस्या क्या इससे रिलेटेड है कि अगर किसी को हाई बीपी ये समस्या बहुत ज़्यादा है, क्या उसको कितना इसको अफेक्ट कर सकता है? हाँ, देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 2 तरह की स्ट्रोक्स होती हैं, हेमोरेजिक स्ट्रोक और इस्केमिक स्ट्रोक। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक का तो हाई बीपी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है ही। इसके अलावा इस्केमिक स्ट्रोक के भी ऑन द होल स्ट्रोक के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर्स आते हैं और नॉन मॉडिफेबल आते हैं। नॉन मॉडिफेबल मतलब कुछ इस तरह के रिस्क फैक्टर जो हमारे हाथ में नहीं है, उनको हम नहीं बदल सकते, जैसे कि उम्र और आपका जेंडर, आप मेल हैं कि फीमेल, और इथनिसिटी। ये 3 चीज़ें नहीं बदली जा सकती। उम्र 60 साल से ज़्यादा होने से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, मेल्स में स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा होता है, कुछ खास तरह की इथनिसिटीज़ में स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, परंतु ये चीज़ें बदली नहीं जा सकती। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक दूसरा ग्रुप होता है रिस्क फैक्टर्स का, जिसको हम मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। वो हमारे अपने हाथ में हैं, उनको हम बदल सकते हैं और स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें हाइपरटेंशन एक बड़ी चीज़ है, जैसा कि आपने कहा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर की जो मधुमेह की बीमारी होती है वो, बैड कोलेस्ट्रॉल्स का बॉडी में ज़्यादा होना,
सिगरेट या तंबाकू का किसी भी रूप में, जैसे हरियाणा में मैंने देखा लोग हुक्का काफ़ी यूज़ करते हैं और उसको वो तंबाकू में गिनते ही नहीं हैं। जब हम पूछते हैं कि आप तंबाकू यूज़ करते हैं, कहते हैं नहीं हम तो ना सिगरेट पीते ना बीड़ी पीते। फिर जब थोड़ा और प्रोब करो तो पता चलता है हुक्का लेते हैं, तो हुक्का भी तंबाकू ही है, हुक्का भी नहीं लेना है। तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करना, अल्कोहल ज़्यादा लेना, एक्सरसाइज नहीं करना, खान पान पे ध्यान नहीं देना, ये सारी चीज़ें मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इनको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हम स्ट्रोक के रिस्क को 80% तक रिड्यूस कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर को, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उसका अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। अगर किसी को शुगर की शिकायत है तो उसको अपना शुगर कंट्रोल रखना है, अपने डॉक्टर की सलाह इसमें मान के चलना है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो डाइट प्लान है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। जो लोग हैं बाहर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसके एक बताइए कि जो डाइट प्लान है कि वो कैसा होना चाहिए। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्थ में। डाइट इज़ द फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू हेल्थ। तो स्ट्रोक के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह की डाइट हम प्रमोट करते हैं उसे हम मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है, खाने में आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा लेनी है, नट्स ज़्यादा लेने हैं, डेयरी यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, छाछ, ये आप मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं। पोल्ट्री यानी कि अंडे, मुर्गे वगैरह, ये भी आप मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं जो लेते हैं। रेड मीट यानी कि मटन, बीफ वगैरह, ये आपको नहीं लेना चाहिए स्ट्रोक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट शुड बी अवॉइडेड। टबैको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और अल्कोहल एक्सेस में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और बिल्कुल ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन स्ट्रोक के व्यू पॉइंट में एक्सेस में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस तरह की डाइट अगर हम फॉलो करते हैं तो स्ट्रोक के रिस्क को काफ़ी रिड्यूस किया जा सकता है। थैंक यू सो मच मैम। आज का जो हमारा टॉपिक था ये लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे डॉक्टर सुषमा शर्मा जी को, जिन्होंने बताया कि स्ट्रोक क्या है, उसके लक्षण क्या, और एक ही बहुत सादा सा फॉर्मूला भी उन्होंने बताया। हमारे इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि आखिर स्ट्रोक है क्या और किस तरीके से आप इसका इलाज करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।